नमस्कार मित्रों, मैं सतीश कुमार सिंह, इलाहाबाद एकेडमी आरजेपीपी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है उत्तरकालीन मुगल शासन। यहाँ देखेंगे कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन बहुत तेजी से हुआ, जिसके पीछे कुछ विशेष कारण थे। लेकिन इतिहास में जितने भी वंशों का पतन हुआ है उसमें एक चीज आपको कानून मिलेगी कि महान शासकों के जो अयोग्य उत्तराधिकारी हुए हैं वह अपने वंश के पतन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पुत्रों के लिए बहुत सी संपत्ति छोड़ के जाते हैं, बहुत कुछ बना के जाते हैं, लेकिन उनका लड़का यदि शराबी निकल गया, अय्याश टाइप का निकल गया, तो वह बाप दादा की बनाई हुई संपत्ति को कुछ वर्षों में बेचकर ही पूरी तरह बर्बाद कर देता है। ठीक उसी तरह मुगल साम्राज्य में देखेंगे कि मुगल वंश का औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो पतन हुआ उसमें जो उसके अयोग्य उत्तराधिकारी थे उनका महत्वपूर्ण योगदान था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियत, मोहम्मद शाह रंगीला जैसे शासक उसके उत्तराधिकारी हुए और सब में कुछ न कुछ दुर्गुण थे, जिसके कारण वह योग्य साबित नहीं हुए और मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। और जब मुखिया में ही कमी होती है तो स्वाभाविक है कि उस कमजोरी का फायदा अन्य लोग भी उठाते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे कि मुगल काल में कोई उत्तराधिकार का निश्चित नियम नहीं था। यहाँ बादशाह की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी होगा इसका निर्णय तलवार से होता था, विद्रोह से होता था। प्राचीन काल में देखेंगे हिंदू शासकों के समय उनके उत्तराधिकारी उनके बड़े पुत्र ही होते थे, लेकिन मुगलों में ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं था। कई बार यह देखा गया कि जब पिता ज्यादा दिन तक जिंदा रहा और ज्यादा दिन तक शासन किया तो उसके जीवन काल में ही उसके पुत्रों ने विद्रोह कर दिया। जैसा कि अकबर के समय देखेंगे जहांगीर ने विद्रोह किया, जहांगीर के समय शाहजहां ने विद्रोह किया, शाहजहां के समय उसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष चला और ऐसा संघर्ष चला कि उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार के युद्ध को उत्तराधिकार के युद्ध का नाम दे दिया। कहने का मतलब यह है कि उत्तराधिकार का निश्चित नियम न होने की वजह से मुगल बादशाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के बीच आपसी संघर्ष शुरू हो जाता था, जिसका फायदा अन्य सरदार उठाते थे। इसी का परिणाम यह निकला कि दरबार में लूटबाजी बढ़ने लगी। आगे चलकर देखेंगे कि मुगल दरबार 3 गुटों में बढ़ गया, तुरानी गुट, ईरानी गुट और हिंदुस्तानी गुट। तुरानी गुट के अंतर्गत मध्य एशिया में के मुसलमान आते थे, इन्होंने अपना अलग तुरानी गुट के नाम से बना लिया, जबकि फारस और खुरासान से जो मुसलमान भारत आए थे वह अपने को ईरानी गुट के तहत संगठित कर दिया। और तीसरा गुट जो था भारतीय मुसलमानों का था, जिनका जन्म या तो भारत में हुआ था या जो धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बने थे, तो वे लोग कहलाए हिंदुस्तानी। यानी पूरा मुगल दरबार इन 3 गुटों में विभाजित हो गया। और इसी के साथ अन्य समस्याएं भी पैदा हुई। हर गुट की अपनी महत्वाकांक्षा थी, जिसके कारण जो उत्तरकालीन मुगल शासक थे उनको मनसबदार पद देकर या जागीर देकर
जागीर प्राप्त करने वाले हो गए, तो जागीरदारी संकट शुरू हो गया। समय के साथ मनसबदारी व्यवस्था में भी कुछ कमियां प्रवेश कर गई। इसके अलावा देखेंगे कि जो प्रांतीय सूबेदार थे, समय के साथ उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ी और धीरे धीरे वह अपने को स्वतंत्र घोषित करने लगे, जिससे मुगल साम्राज्य का पतन और तेजी से हुआ। इसके अलावा देखेंगे कि कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी उत्तरकालीन मुगल शासकों के समय भारत पर आक्रमण किए, जिनमें नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण महत्वपूर्ण। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को पूरी तरह छिन्न-भिन्न कर दिया। इसके अलावा देखेंगे कि औरंगजेब का उत्तरदायित्व। औरंगजेब ने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई जिसने मुगल साम्राज्य की एकता को भंग किया, जैसे इसकी धार्मिक नीतियां हों या आर्थिक नीतियां हों या साम्राज्य विस्तार की नीतियां हों। सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण भारत में औरंगजेब ने जो मुगल साम्राज्य के विस्तार की नीति अपनाई, वह मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। इन सब के बीच जब औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हुई, तो उसके 3 पुत्रों के बीच, जिनका नाम मुअज्जम, आजम और काम्बक्स है, के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, जिसमें मुअज्जम और आजम के बीच 1707 ईस्वी में जजाओ का युद्ध हुआ। इस जजाओ के युद्ध में मुअज्जम ने आजम को परास्त कर दिया और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण कर मुगल बादशाह बना। यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम मुगल बादशाह बना। इसके बाद देखेंगे कि 1709 ईस्वी में मुअज्जम और काम्बक्स के बीच बीजापुर का युद्ध हुआ, जिसमें काम्बक्स की हत्या कर दी। यानी एक एक करके मुअज्जम ने अपने दोनों भाइयों को निपटा दिया। यहां देखेंगे कि औरंगजेब बहुत दिनों तक शासन किया, जिसके कारण उसके पुत्रों की उम्र बहुत अधिक हो चुकी थी, और जब बहादुर शाह प्रथम मुगल बादशाह बना तो उसकी उम्र 65 वर्ष थी। अब यह बताइए कि 65 वर्ष की उम्र का व्यक्ति अब घोड़े पे चढ़ के दक्षिण भारत में युद्ध करने जाएगा नहीं, गुजरात युद्ध करने तो जाएगा नहीं, बंगाल युद्ध करने जाएगा नहीं। यानी जब यह शासक बना तो इसकी उम्र का प्रभाव इसके राजनीतिक कार्यों पर पड़ेगा। यहां देखेंगे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मुगल बादशाह सबसे अधिक उम्र में मुगल शासक बना, तो बहादुर शाह प्रथम सबसे अधिक उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों तथा अपने उम्र को देखते हुए इसने उस समय के सभी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। इसके तहत देखेंगे कि शासक बनने के बाद मराठों के साथ इसने मित्रवत संबंध स्थापित किए। इसने साहू जी, जो कि मराठा शासक संभाजी का पुत्र था, जिसे औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में गिरफ्तार कर अपने यहाँ कैद करके रखा था, उस साहू को बहादुर शाह प्रथम ने 1707 ईस्वी में रिहा कर दिया।
बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने संभाला। बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला, जिसके बाद सिखों और मुगलों के बीच एक बार पुनः संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो सब आगे जारी रहा। इसके अलावा देखेंगे बहादुर शाह प्रथम के समय मारवाड़ के शासक अजीत सिंह अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देगा। बहादुर शाह प्रथम ने उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार किया। बहादुर शाह प्रथम, जैसा कि हमने बताया कि 65 वर्ष की आयु में यह शासक बना था, इसलिए यह शासन प्रशासन की तरफ बहुत कम ध्यान दे पाएगा। यह कह सकते हैं कि जिस तरह एक शासक को अपने शासन प्रशासन पर ध्यान देना चाहिए, शासन प्रशासन को व्यवस्थित करना चाहिए, उस तरह का काम यह नहीं कर पाया। इसी कारण एक विद्वान काफी खां ने बहादुर शाह प्रथम को साहे बेखबर की उपाधि दी, यानी ऐसा शासक जो अपने शासन प्रशासन से बेखबर रहता। जबकि दूसरी तरफ एक विद्वान है सिडनी ओवेन। इनका कहना है कि बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल बादशाह है, अंतिम मुगल शासक है, जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु, जैसा कि पहले भी होता आया था कि जैसे ही बादशाह मरता था उसके पुत्रों के बीच युद्ध शुरू हो जाता था, ठीक वही स्थिति बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद हुई। जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, इसके पुत्रों ने इसके अंतिम संस्कार का भी इंतजार नहीं किया और उत्तराधिकार के युद्ध में भिड़ गए, जिसके कारण 1.5 महीने तक इसका शव बिना दफनाए ही पड़ा। हालांकि यह समय किसी किसी किताब में 10 हफ्ते दिया हुआ है, किसी किसी किताब में 1.5 महीने दिया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि बिना इसके शव का अंतिम संस्कार के बिना ही इसके पुत्र उत्तराधिकार के संघर्ष में लिप्त हो गए। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर शाह के बारे में, जो औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में दूसरे क्रम का मुगल बादशाह। जैसा कि हमने बताया कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें से जहांगीर शाह अपने भाइयों अजीम उस शान, रफी उस शान और जहां शाह को परास्त करके अपने को मुगल बादशाह घोषित करेगा। इस उत्तराधिकार के संघर्ष में जुल्फिकार खान नामक व्यक्ति ने जहांगीर शाह की सहायता की और इसकी विजय में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण जहांगीर शाह बादशाह बनने के बाद जुल्फिकार खान को वजीर बनाया। जुल्फिकार खान ने वजीर बनने के बाद मुगल राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने का प्रयास किया। इसके तहत इसने जागीरों एवं पदों के अंधाधुंध बंटवारे पर रोक लगाई तथा भूराजस्व वसूली की ठेका व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। लेकिन दूसरी तरफ जुल्फिकार खान ने एक गलती की, उसने अपने चाटुकार या अपने अनुयायी सुभाष चंद्र को समस्त राज्य के कार्य सौंप दिए, जिसके कारण आगे चलकर सुभाष चंद्र राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा।
दूसरी तरफ जहांदार शाह ने अपने पिता बहादुर शाह की तरह सभी राज्यों से मित्रवत संबंध बनाने का प्रयास किया। इसने आमेर के शासक जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी तथा मालवा का सूबेदार बनाया। मिर्जा का अर्थ होता है सरदार का लड़का या सेठ का लड़का। दूसरी तरफ मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी और इसे गुजरात का सूबेदार बनाया। लेकिन जहांदार शाह की एक बहुत बड़ी कमी थी कि यह चरित्रहीन था। इसके दरबार में लाल कुंवर नामक एक वैश्या रहती थी जिसके प्रेम में जहांदार शाह पूरी तरह पागल था और लाल कुंवर के प्रभाव से या कह सकते हैं लाल कुंवर के प्रभाव के कारण जहांदार शाह ने इसके कई रिश्तेदारों को राजनीतिक कर दिया। यही कारण है कि खफी खान नामक विद्वान जहांदार शाह को मूर्ख लंपट या लंपट मूर्ख की उपाधि दी। यानी मूर्ख लंपट का मतलब यह होता है कि जिसका चरित्र अच्छा ना हो या जो व्यक्ति चरित्र नहीं हो। यही कारण है कि विद्वानों ने यह कहा है कि भाटों गायकों नर्तकों की संपूर्ण जाति के लिए जहांदार शाह का शासनकाल सबसे अच्छा समय था। या ये भी कह सकते हैं कि भाटों गायकों नर्तकों की संपूर्ण जाति के लिए जहांदार शाह का शासनकाल स्वर्णकाल था, जिसमें इनको हर मामलों में प्रमुखता दी गई। इसी स्थिति का फायदा उठाया इसके भतीजे जहांदार शाह और जहांदार शाह ने सैयद बंधुओं के सहयोग से 1713 ईस्वी में इनकी सत्ता पलट दी, इनकी हत्या कर दी और स्वयं को मुगल बादशाह घोषित किया। अब हम पढ़ेंगे फर्रुखियत के बारे में। हमने बताया कि जहांदार शाह की परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए फर्रुखियत सैयद बंधुओं के सहयोग से, सैयद बंधु कौन थे? भारत में हिंदुस्तानी मुसलमान गुट के नेता थे, यानी हिंदुस्तानी मुसलमानों का नेतृत्व यह करते थे। यह दो भाई थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। इन दोनों के सहयोग से ही फर्रुखियत जहांदार शाह की सत्ता को पलटेगा और मुगल बादशाह बनेगा। फर्रुखियत जहांदार शाह का भतीजा था, यानी अजीमुशान का पुत्र था। फर्रुखियत मुगल बादशाह बनने के बाद अब्दुल्ला खान को वजीर का पद देगा, जबकि हुसैन अली खान को मीर बख्शी का पद देगा। फर्रुखियत भी देखेंगे कि अन्य राज्यों के साथ मित्रवत संबंध स्थापित करेगा। आमेर के शासक जयसिंह को सवाई का पद देगा। सवाई मतलब सवा शेर का पद। लेकिन सिखों से जो मुगलों का संघर्ष चल रहा था, उसमें एक युद्ध में मुगल सेना बंदा बहादुर को पराजित कर 1716 ईस्वी में गिरफ्तार कर लेगी और बंदा बहादुर को फांसी दे दी जाएगी। यानी फर्रुखियत के समय बंदा बहादुर की हत्या कर दी। अंग्रेजों को पढ़ाते समय हमने बताया था कि फर्रुखियत ने अंग्रेजों को 1717 ईस्वी का
फरमान जारी किया, जिसमें अंग्रेजों को कई सुविधाएं दी गई। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बताया था कि इस फरमान के द्वारा 3000 रुपये वार्षिक जमा कर बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की छूट दी गई। 10,000 रुपये वार्षिक जमा कर सूरत क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की छूट दी गई। अंग्रेजों द्वारा बंबई में स्थापित टकसाल में निर्मित सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की छूट इस फरमान के द्वारा दी गई। फर्रुखसियर ने चिनकिलिच खां, जिसे निजाम-उल-मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, को दक्कन का सूबेदार बनाया, यानी दक्षिण के 6 प्रांतों का सूबेदार चिनकिलिच खां को बनाया गया। फर्रुखसियर के समय देखेंगे कि कई स्थानों से तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया और जजिया कर भी समाप्त किया गया। हालांकि देखेंगे जजिया कर को पूरी तरह जो समाप्त किया गया है वह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय समाप्त किया गया, लेकिन इसने भी जजिया कर को समाप्त किया। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बना था, लेकिन 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं और फर्रुखसियर के बीच विवाद हुआ और यह विवाद सैयद बंधुओं द्वारा मराठों से की जा रही एक संधि के कारण हुआ। सैयद बंधुओं ने 1719 ईस्वी में मराठों से एक संधि करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें इस संधि के द्वारा दक्षिण के 6 सूबों की चौथ तथा स्वदेशमुखी वसूल करने का अधिकार मराठों को देने की बात कही गई। मराठा राजा शाहू को मुगल बादशाह मराठा राजा स्वीकार करेंगे। तीसरी बात यह थी कि इसके बदले मराठे क्या करेंगे, मराठे 10 लाख रुपए प्रति वर्ष मुगल दरबार में भेजेंगे, यानी मुगल बादशाह को देंगे। इसके अलावा समय पर यानी आवश्यकता पड़ने पर 15,000 सैनिकों की सहायता मराठे मुगल बादशाह की करेंगे। इस संधि को करने का उद्देश्य था कि सैयद बंधु अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहते थे, लेकिन इस संधि पर हस्ताक्षर करने से फर्रुखसियर ने इनकार कर दिया। और जब फर्रुखसियर ने संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या कर दी और इसकी हत्या करके 1719 ईस्वी में रफी-उद-दर्जा नामक व्यक्ति को मुगल बादशाह बनाया। यहाँ फर्रुखसियर को एक नाम से और जाना जाता है, फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है, यानी यह कायर टाइप का व्यक्ति था। अब हम पढ़ेंगे रफी-उद-दर्जा के बारे में। जब फर्रुखसियर ने मराठों के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो सैयद बंधुओं ने उसकी हत्या कर दी और रफी-उद-दर्जा नामक व्यक्ति को मुगल बादशाह बनाया। रफी-उद-दर्जा मुगल काल में सबसे कम समय तक बादशाह रहने वाला व्यक्ति है, जो 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक मुगल बादशाह। सैयद बंधुओं ने इसी से मराठों के साथ 1719 में हुई संधि पर हस्ताक्षर कराया। रफी-उद-दर्जा के समय में नपुंसक का विद्रोह हुआ था, लेकिन देखेंगे कि 4 जून 1719 को टीबी के कारण रफी-उद-दर्जा की मृत्यु हो गई। रफी-उद-दर्जा की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने रफी-उद-दौला को मुगल बादशाह बनाया,
जो 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक मुगल बादशाह रहा। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की, लेकिन ये भी लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया, क्योंकि 17 सितंबर 1719 को पेचिश के कारण इसकी मृत्यु हो गई। रफीउद्दौला की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह रंगीला को मुगल बादशाह बनाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सैयद बंधुओं ने एक एक करके 4 लोगों को मुगल बादशाह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले फर्रुख सिय्यद को बनाया, उसके बाद रफीउद्दौला को बनाया, उसके बाद रफीउद्दौला को बनाया और उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को। यही कारण है कि उत्तरकालीन मुगल काल में सैयद बंधुओं को राजा बनाने वाले अर्थात किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। अगले वीडियो में हम अन्य उत्तरकालीन मुगल शासकों के